ठीक। अरे नहीं, म्यूचुअल इंडक्टेंस। टॉपिक का नाम है म्यूचुअल इंडक्टेंस। कल क्या था? सेल्फ इंडक्टेंस। अब है म्यूचुअल इंडक्टेंस। इंडक्टेंस। ठीक है। अच्छा, कल एक बार कल वाले कौन कौन से फॉर्मूले थे कि ये भाई एक कॉइल है और उसमें करंट आ रहा है आई, तो उस करंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा और वो मैग्नेटिक फील्ड इन कॉइल्स के साथ लिंक होगा। तो जो मैग्नेटिक फ्लक्स आता था, टोटल मैग्नेटिक फ्लक्स, वो होता था L टाइम्स I। ये होता था टोटल मैग्नेटिक फ्लक्स जो होता था वो तो L टाइम्स I, क्योंकि कहते थे करंट बढ़ेगा तो फ्लक्स बढ़ेगा, तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता था। डायरेक्ट प्रोपोर्शनल साइन हटाते क्या आता था? कोएफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस। फिर हम करते थे कि भाई अगर ये करंट चेंज होगा, ये करंट चेंज होगा तो फ्लक्स चेंज होगा, और फ्लक्स चेंज होगा तो EMF आएगा। EMF आएगा माइनस डी फाई अपॉन डी टी, माइनस, और डी फाई अपॉन डी टी जब रखते थे तो L बाहर आ जाता था, डी आई अपॉन डी टी याद आता था। EMF, बैक EMF बोलते थे इसको, और ये होता था। और क्या बताया था फॉर्मूला? और हाँ, उसका बताया था, किसका? सोलिनॉइड का। सोलिनॉइड का जो L की वैल्यू आई थी वो कितनी आई थी? हाँ, म्यू नॉट एन स्क्वायर और इनटू में वॉल्यूम ऑफ द सोलिनॉइड। याद करने के लिए आसान है फॉर्मूला। इसको अगर ओपन करके लिखना चाहो तो क्या आ गया? म्यू नॉट, एन तो है नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ का स्क्वायर, वॉल्यूम क्या था? इस एक कॉइल का इस रेडियस मान लो R है तो होता था पाई आर स्क्वायर, और अगर इसकी लेंथ L है पाई आर स्क्वायर L। इसको हम एक और फॉर्मूले में लिखते थे कि हमें पता है कैपिटल N इज द टोटल नंबर ऑफ टर्न्स। वो क्या होता था? ये टोटल टर्न्स जो हैं L लेंथ में फैली हुई हैं तो कैपिटल N हो जाएगा, सॉरी स्मॉल n हो जाएगा, या स्मॉल n की जगह ये भी रख सकते हैं कैपिटल N, तो ये वाला फॉर्मूला आ जाएगा N स्क्वायर पाई आर स्क्वायर अपॉन L, है ना? N स्क्वायर अपॉन L स्क्वायर आएगा, और यहाँ एक L है, L से L कैंसिल। ये सोलेनॉइड का कोएफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस का फॉर्मूला था। और ये भी बताया था भाई कॉइल अगर सीरीज में है तो इक्विवेलेंट इंडक्टेंस हो जाएगा L1 प्लस L2, और अगर पैरेलल में है तो इक्विवेलेंट इंडक्टेंस क्या हो जाएगा? 1 अपॉन L इक्विवेलेंट इक्वल टू 1 अपॉन L1 प्लस 1 अपॉन L2, है ना? और एक क्वेश्चन करा दिया था इसका कि भाई मान लो यहाँ पे एक रेजिस्टर है, यहाँ पे एक कैपेसिटर है, यहाँ पे एक इंडक्टर है। इंडक्टर की लेंथ L है, रेजिस्टर की वैल्यू मान लो 2 ओम है, कैपेसिटर की वैल्यू मान लो 6 माइक्रोफैराड। क्या होता है? Q इक्वल टू सी भी होता है ना, तो V इक्वल टू क्यू बाई सी। मान लो चार्ज है यहाँ पर 12 माइक्रोकूलम और ये 6 माइक्रोफैराड है ना। कैपेसिटेंस की वैल्यू L की वैल्यू हो गई ये, और करंट आ रहा है ऐसे, कितना आ रहा है? 2 एम्पियर, और डी आई बाई डी टी है -2 एम्पियर पर सेकेंड या -3 एम्पियर मान लो। ये सबसे जो कठिन क्वेश्चन था इससे यही था, एक बार इसको कर दो और ये सर अपना वो हो गया, क्या बोलते हैं, शॉर्ट नोट्स टाइप पूरा सेल्फ इंडक्टेंस का। ये सेल्फ इंडक्टेंस का पूरा शॉर्ट नोट हो गया, लिख लो इसको और ये क्वेश्चन कर दो। दिस इज रिमेनिंग तो पता है ना सब चीज के? L सेल्फ इंडक्टेंस, N नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, V वॉल्यूम ऑफ सोलिनॉइड हो जाएगा पाई आर स्क्वायर L, R इज द रेडियस ऑफ। L की वैल्यू नहीं लिखी, L की वैल्यू लिख लो, 1 हेनरी, 1 हेनरी होता था वेबर पर एम्पियर, वोल्ट सेकंड पर एम्पियर।
ठीक है, ये लिख लो सारा, और ये क्या बोलते हैं इसका नाम, इस क्वेश्चन को सॉल्व कर दो। L1 L2, तो L1 L2 स्टार्ट कर दिया तुमने? सीख लेना। कैपेसिटेंस की वैल्यू 6 माइक्रोफेराड और उसकी है चार्ज की 12 माइक्रो कूलम। देखते हैं यार। अच्छा ऐसा करना, ये बता दो वी ए माइनस वी बी कितना होगा? 9 होगा, -9 9 होगा या -9? लिख लिया, ये सारा लिख लिया होगा अब तक तो है? लो ये क्वेश्चन कर लेते हैं, देखते हैं। भाई करंट कैसे जा रहा है? ऐसे आ रहा है ना, है ना? अच्छा पहले मैं रख लेता हूँ। रेजिस्टेंस है 2 ओम, इस पे पोटेंशियल डिफरेंस कितना आएगा? इस पे आएगा V बराबर Q बाय सी। V बराबर Q बाय सी, हाँ पता है। Q है 12 माइक्रो कूलम और C है 6 माइक्रोफेराड। माइक्रो से माइक्रो कट गया तो 2 वोल्ट आएगा, इस पे 2 वोल्ट आएगा। और जिस डायरेक्शन में करंट है उस डायरेक्शन में पॉजिटिव मान लो। अरे करंट ऐसे आ रहा है ना, तो इसको पॉजिटिव, इस वाली प्लेट को नेगेटिव। यहाँ पे बताओ ईएमएफ कितना आएगा? L di बाय dt।
L कितना है 1 और di/dt है 3, तो 3 वोल्ट आएगा। अच्छा, करंट कैसा आ रहा है, घट रहा है बढ़ रहा है? घट रहा है। तो ये जो ईएमएफ आएगा बताओ कैसा आएगा? यहाँ पे पॉजिटिव आएगा। ये वाला करंट घट रहा है, ये वाला करंट घट रहा है, तो इसी के सपोर्ट में आएगा, यानी जो इंड्यूस करंट आएगा वो ऐसे ही आएगा। तो बोलो ये करंट घट रहा है ना, आने वाला करंट कितना आ रहा है? करंट 2 एम्पियर, इसी इंस्टेंट पे 2 एम्पियर है, वो घट चेंज हो रहा है, यहाँ की तरफ आ रहा है और ये घट रहा है, तो इसके सपोर्ट में आएगा, तो ऐसे आएगा करंट। अगर करंट ऐसे आ रहा है तो ये नेगेटिव होगा, है ना, ये नेगेटिव ये पॉजिटिव, तो कितना हो जाएगा? 3 वोल्ट। कितना है? 3 वोल्ट। तो देखते हैं। अच्छा, करंट ऐसे आ रहा है, करंट की डायरेक्शन पोटेंशियल घटता है रेजिस्टेंस में, रेजिस्टेंस में पोटेंशियल घटता है, तो यहाँ पर हाई पोटेंशियल, यहाँ पर लो पोटेंशियल, और पोटेंशियल डिफरेंस कितना होता है रेजिस्टर में? अगर करंट 2 एम्पियर है तो पोटेंशियल डिफरेंस आई इंटू में आर, तो आई कितना है 2, रेजिस्टेंस 2, तो 4 वोल्ट। अब इसको सिर्फ रेजिस्टेंस बना लेते हैं, सिर्फ हम क्या बना देंगे, सिर्फ वोल्टेज बनाएंगे, केवल वोल्टेज, केवल वोल्टेज 2 एम्पियर। यहाँ देखो ये वाला बनेगा नेगेटिव, पॉजिटिव, और ये कितना पोटेंशियल डिफरेंस है? 3 वोल्ट। ये वाला पॉजिटिव है, ये वाला नेगेटिव है, ये कितना बनेगा? 2 वोल्ट। ये वाला मैंने कहा हाई पोटेंशियल यहाँ पर रहेगा, लो पोटेंशियल यहाँ पे रहेगा, क्योंकि करंट हमेशा हाई से लो हो जाएगा, तो हाई यहाँ पर है तो ये वाला हाई हो जाएगा, ये वाला लो हो जाएगा, और ये कितना है? 4 वोल्ट। ठीक है, हमें निकालना है पोटेंशियल डिफरेंस ए और बी के बीच में, तो हम चलेंगे किरचॉफ वोल्टेज लॉ, केवीएल लगाएंगे यहाँ से, ये हमारा पाथ है। तो स्टार्ट करेंगे वी से, यहाँ से यहाँ जा रहे हैं, बताओ पोटेंशियल घट रहा है बढ़ रहा है? बढ़ रहा है ना, तो +4। यहाँ से आ जाएंगे तो बढ़ रहा है, +2। यहाँ से आ जाएंगे तो -3। यहाँ से यहाँ पहुंचे -3, और कहाँ पहुंच गए? पोटेंशियल एट बी। तो कितना हो जाएगा? पोटेंशियल एट बी माइनस पोटेंशियल एट ए माइनस पोटेंशियल एट बी इक्वल टू हो जाएगा -4 -2 +3, आ जाएगा -6 +3, यानी -3 वोल्ट। यानी यहाँ का पोटेंशियल लो है और यहाँ का पोटेंशियल हाई है, तभी तो लो में से हाई माइनस करा, तभी तो माइनस में आया है ना। अगर यहाँ का पोटेंशियल मान लो 3 वोल्ट है तो यहाँ का 6 वोल्ट है, तो 3 - 6 -3 वोल्ट, वो तो कुछ भी मान सकते हैं। तो दिस इज द आंसर। तो समझ आया कैसे हुआ है, कैसे होंगे क्वेश्चन? ठीक है, सेल्फ इंडक्टेंस का इससे टफ क्वेश्चन कोई बनेगा नहीं, यही होगा। लिख लो, लिख नहीं पता। लिख लिया? चलो अब स्टार्ट करते हैं म्यूचुअल इंडक्टेंस।
मान लो भाई एक कोयल है, इंडक्टर कोयल, और उस कोयल को हमने बैटरी से जोड़ दिया। बराबर में एक और कोयल है, उस कोयल को हमने कोई बैटरी से नहीं जोड़ा, बस एक गैल्वेनोमीटर लगा दिया। गैल्वेनोमीटर क्या बताता है? करंट की डायरेक्शन बताता है, करंट बताता है करंट है भी या नहीं सर्किट में। अगर ऐसे जा रहा है तो मतलब इस डायरेक्शन में करंट, ऐसे जा रहा है तो मतलब इसमें वो होता है पॉइंटर, वो पॉइंटर अगर ऐसे जा रहा है, मान लो इस डायरेक्शन में करंट, इस डायरेक्शन में करंट, ठीक है, इसके वजह से करंट होगा। जैसे स्विच ऑन करेंगे तो करंट आएगा, मान लो 0 करंट था शुरुआत में, तो जैसे स्विच क्लोज करेंगे, क्लोज का मतलब ये बंद करेंगे, जैसे स्विच क्लोज करेंगे वैसे इसमें सर्किट में करंट फ्लो होने लगेगा। अभी करंट है 0, मान लो 5 एम्पीयर करंट आएगा, तो 0 से बढ़ के कितना होएगा? 5 एम्पीयर। ठीक है, करंट बढ़ेगा, करंट की वजह से क्या मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बनेंगी, तो क्या इन कॉइल्स के अंदर मैग्नेटिक फ्लक्स आएगा, और करंट चेंज हो रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगी, और मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगी तो मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगी, ठीक है। और मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होने की वजह से क्या बनेगा? ईएमएफ, बैक ईएमएफ बनेगा, जो कि इसके अपोजिट डायरेक्शन में होगा, जो कि इसके किस डायरेक्शन में होगा? अपोजिट डायरेक्शन में, है ना। और ये बताते हैं कि फ्लक्स जो आएगा इसके अंदर, इन कॉइल्स के अंदर, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा इस करंट के, और फ्लक्स इक्वल टू कितना आएगा? डाइपोसर साइन हटाएंगे, कांस्टेंट आएगा, इसको क्या बोलते हैं? कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस। ये तो सेल्फ इंडक्टेंस है, कोई बात नहीं, लेकिन तुम्हें पता है इसमें करंट अगर फ्लो करेगा तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बनेंगी, तो वो जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होंगी वो इसके साथ में तो लिंक कर सकते हैं। इसकी जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं वो ऐसे भी तो जा सकते हैं, ऐसे जा नहीं सकते, मतलब जाती है, ऐसा थोड़ी है ना। मान लो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बनी तो इसके साथ भी तो लिंक करेंगे, इसकी कॉइल्स के साथ भी, तो इसके करंट की वजह से यहाँ भी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आएंगी, और इन मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की वजह से यहाँ भी फ्लक्स आएगा, तो यहाँ भी मैग्नेटिक फ्लक्स आएगा, तो करंट यहाँ चेंज होगा तो यहाँ पर भी चेंज होगा। यहाँ पे क्या चेंज होगा? मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा, और यहाँ पर मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा तो यहाँ पर इंड्यूस ईएमएफ आएगा और इंड्यूस करंट आएगा। इंड्यूस करंट आएगा तो ये गैल्वेनोमीटर की कॉइल डिफ्लेक्ट करेगी, जबकि यहाँ कोई बैटरी नहीं लगी पड़ी, यहाँ चेंज इन ईएम फ्लक्स की वजह से गैल्वेनोमीटर कॉइल डिफ्लेक्ट करेगी, यहाँ पर भी ईएमएफ आएगा। तो सेम यहाँ पर क्या कहेंगे? यहाँ पर कहेंगे, यहाँ पर क्या कहा था हमने? ये तो अच्छा सेल्फ इंडक्टेंस वाला कंसेप्ट होगा ही होगा, और साथ में कौन सा कंसेप्ट होगा कि इस वाली कॉइल की वजह से इस वाले के अंदर जो फ्लक्स का चेंज हुआ है, तो यहाँ इसको बोलते हैं म्यूचुअल इंडक्टेंस। मतलब सेल्फ का मतलब क्या है? खुद का ही करंट है, और खुद के ही अंदर इंड्यूस ईएमएफ आया है, बैक ईएमएफ आया है इस करंट के चेंज को रोकने के लिए, तो उसको बोलते हैं सेल्फ इंडक्टेंस। लेकिन करंट इसका है और इंड्यूस ईएमएफ इसमें आ रहा है, तो इसको क्या बोलेंगे? म्यूचुअल इंडक्टेंस, इसको बोलेंगे म्यूचुअल इंडक्टेंस। मान लो करंट इसमें देते और बैक ईएमएफ इसमें आ रहा है, तो इसको क्या बोलेंगे? म्यूचुअल इंडक्टेंस। और करंट इसमें देते और इसी में आता है सेल्फ इंडक्टेंस। बाकी रियलिटी में तो दोनों प्रॉपर्टी एक साथ होती है, सेल्फ इंडक्टेंस भी आता है और म्यूचुअल इंडक्टेंस भी आता है, ठीक है। लेकिन सेल्फ इंडक्टेंस हमने पढ़ लिया, तो हम बात करेंगे किसकी? म्यूचुअल इंडक्टेंस की। तब ये कॉइल के लिए करते हैं, देखो मान लो एक कॉइल है, दिस इज वन कॉइल, और इसके सामने भाई इसकी भाईली, ये दूसरी कॉइल, ऐसा ये है कॉइल 1 और ये है कॉइल 2। कॉइल 1 में आ रहा करंट आई, तो कॉइल 1 के अंदर मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा, और वो मैग्नेटिक फील्ड कुछ ऐसा हो सकता है, बोलो, यस सर। है ना।
सॉरी, वो मैग्नेटिक फील्ड ऐसा हो सकता है। मतलब इसके करंट के वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हुआ वो इसके साथ में लिंक कर जाएगा, इसके बराबर वाली कॉइल के साथ। यहाँ कोई करंट नहीं आ रहा, लेकिन जब इस करंट को चेंज करेंगे तो इसके अंदर का भी मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा, और इसके अंदर का मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा तो ये इंड्यूस ईएमएफ आएगा जो इसके करंट के चेंज को अपोज करेगा। ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे खुद का भी होगा, वो भी होगा और ये भी होगा, दोनों होंगे। बात हम अभी इसकी कर रहे हैं क्योंकि ये बात हम कर चुके हैं पहले, सेल्फ इंडक्टेंस वाली बात कर चुके हैं। तो सेल्फ इंडक्टेंस वाली प्रॉपर्टी तो होगी होगी और साथ में म्यूचुअल इंडक्टेंस वाली प्रॉपर्टी भी होगी। सर फिर ये उसको मतलब कंपनसेट नहीं कर देगा, ये दोनों एक तो ये दोनों मिलके एक पे वो लगा, एक के खिलाफ अपोजिट काम कर रहे हैं, तो ये मतलब वो नहीं कर रहे। हाँ तो वही तो जो करंट ऐसे बढ़ना था, मान लो ऐसे बढ़ना था करंट, वो करंट ऐसे बढ़ेगा, बहुत ज़्यादा स्लो 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 बढ़ेगा, धीरे धीरे और ज्यादा स्लो कर देंगे। हाँ, इफेक्ट बढ़ा देंगे। ठीक है, रोक नहीं सकते, बाकी स्लो कर देंगे। ठीक है, ये हो जाएगा। तो हम कह सकते हैं कि करंट फ्लोइंग इन वन कॉइल इज आई, करंट फ्लोइंग इन कॉइल वन। तो कॉइल वन में जो करंट फ्लो कर रहा है वो क्या है, आई है। फ्लक्स लिंक इन सेकेंडरी कॉइल। अच्छा, एक और बात, सेकेंडरी कॉइल यानी कॉइल टू, ये कॉइल वन, ये कॉइल टू, जिसमें करंट फ्लो करवाते हैं उसको हम बोलते हैं प्राइमरी कॉइल। जिसमें करंट फ्लो कराते हैं उसको बोलते हैं प्राइमरी कॉइल, और जिसमें करंट के फ्लो के वजह से, करंट के चेंज के वजह से जो ईएमएफ देखते हैं उसको क्या बोलेंगे, सेकेंडरी कॉइल। तो कॉइल टू हो गए सेकेंडरी कॉइल, तो कॉइल वन हो गए प्राइमरी कॉइल। तो करंट किसमें फ्लो करा रहे हैं, प्राइमरी कॉइल में, कितना, आई करंट। उसके वजह से फ्लक्स लिंक हो रहा है किसमें, सेकेंडरी कॉइल में। तो सेकेंडरी कॉइल में फ्लक्स लिंक हो रहा है मान लो φ2, और टोटल फ्लक्स कितना लिंक होगा, टोटल फ्लक्स लिंक कितना होगा, φ2 टोटल। अच्छा, ये टोटल का क्या मतलब है, टोटल का ऐसा मतलब है, मान लो φ2 में जो, सॉरी कॉइल 2 में कई सारी टर्न्स है, कई सारी कॉइल्स हैं, ऐसे कई सारी, तो एक कॉइल के साथ लिंक हो रहा है φ2, और 10 कॉइल है तो 10 मल्टीप्लाई कर देंगे टोटल में। अरे समझ आ रहा है? Yes. तो ये है, तो इसके करंट के चेंज की वजह से यहाँ पर इसमें जितना ज्यादा करंट होगा उतना ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड होगी, और जितनी ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड होगी उतनी ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड यहाँ भी होगी। ये करंट और इतनी करंट ज्यादा होगा तो मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा होगी, मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा होगी तो इसमें भी मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा होगी, तो इसमें भी मैग्नेटिक फ्लक्स ज्यादा होगा। तो हम लिख सकते हैं मैग्नेटिक फ्लक्स इन सेकेंडरी कॉइल is directly proportional to current in primary coil। तो प्राइमरी कॉइल में जितना ज्यादा करंट होगा, बोलो क्या लिखेंगे, तो मैग्नेटिक फ्लक्स इन सेकेंडरी कॉइल क्या होगा, φ2 टोटल मैग्नेटिक फ्लक्स इन सेकेंडरी कॉइल डायरेक्ट प्रोपोर्शनल होगा करंट इन प्राइमरी कॉइल। प्राइमरी कॉइल को I1 बोल देते हैं, करंट इन प्राइमरी कॉइल को I1। पिछली बार तो यही करंट था, यही सेल्फ इंडक्टेंस था, अब की बार यहाँ करंट है और यहाँ पर वो देख रहे हैं फ्लक्स। तो सेकेंडरी कॉइल में जो फ्लक्स है वो डायरेक्ट प्रोपोर्शनल है करंट इन प्राइमरी कॉइल, और अब सेकेंडरी कॉइल का जो फ्लक्स है डायरेक्ट प्रोपोर्शनल का साइन हटाएंगे, कांस्टेंट आएगा जैसे वहाँ आता था, जो कि है m इज द कोफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस, दिस इज कोफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस। और अगेन m की वैल्यू क्या हो जाएगी, m की वैल्यू जो जाएगी φ/I1 है ना, यूनिट क्या हो जाएगी बोलो, वेबर पर एम्पियर, और इसी को हम क्या नाम दे देंगे,
हेनरी, इसी को क्या नाम दे देंगे, हेनरी। सही, सेम यूनिट होती है, कोई फर्क नहीं है, बस ये फर्क। अच्छा, इसको ऐसे भी लिख देते हैं, एम क्या लिखते हैं, म्यूचुअल इंडक्टेंस इन सेकेंडरी कॉइल ड्यू टू प्राइमरी कॉइल, ड्यू टू करंट इन प्राइमरी कॉइल। तो M21 लिख देते हैं कई बार इसको, बाकी हम लिख सकते हो कोई बात नहीं। एम क्या, म्यूचुअल इंडक्टेंस इन सेकेंडरी कॉइल ड्यू टू करंट इन प्राइमरी कॉइल। ठीक है, ये है फॉर्मूला। पिछली बार क्या फॉर्मूला था, फ्लक्स निकालते वो बोलते थे डाई इक्वल टू करंट है, फ्लक्स इक्वल टू LI। उसी कॉइल में फ्लक्स निकालते हैं, उसी कॉइल का करंट होता था। लेकिन इस बार करंट है इस कॉइल में, फ्लक्स निकाल रहे हैं दूसरी कॉइल में, तो ये अरेंजमेंट है पूरा। अब इसके 3 तरह के क्वेश्चन बनते हैं अधिकतर, वो तीनों कराएंगे। आज कैसा नील, तुमने अकेला छोड़ दिया, यहाँ अकेला बैठा है भैया, नहीं धोखा दे दिया इन्होंने। धोखा क्या हो? हो गई तुम्हारी फाइल कंप्लीट? कितने हो गए? ओहो, तुम बना रहे हो फाइल वगैरह, प्रैक्टिकल फाइल? अभी थोड़ी देर, ये जब लास्ट दिसंबर में, और प्रैक्टिकल वगैरह करा रहे हैं, कब कराएंगे? मे भी ना ही कराएं, प्रोजेक्ट फाइल वैसे भी नंबर तो ऐसे लग जाते हैं। प्रोजेक्ट फाइल बनेगी अलग है, अलग से वो बनेगी। अरे वही वाला बना दियो, वो रिंग वाला। और ऐसे घुमाने का वो जुगाड़ बना दिया उसको, जितने तेज घुमाओ उतना ज़्यादा हाई पोटेंशियल डिफरेंस आएगा। फिर देखो क्या क्या जलता है उसमें, बल्ब वल्ब लगा दो, कुछ लगा दो, है? मोटर नहीं, वो तो हाथ से घुमा लेंगे। मेन बात है उसमें मैग्नेटिक फील्ड लगाना, मैग्नेट रखनी पड़ेंगी कुछ जुगाड़ तरीके से। लिख लिया भाई? हाँ। तो ये आ गया भाई। अच्छा, ये म्यूचुअल इंडक्टेंस किस पर डिपेंड करता है? क्या फ्लक्स पर डिपेंड करता है, क्या करंट पर करता है? अरे वही है, करंट बढ़ाओगे तो फ्लक्स, सॉरी हाँ, करंट बढ़ाओगे तो फ्लक्स बढ़ जाएगा, करंट बढ़ाओगे फ्लक्स बढ़ जाएगा। मान लो करंट हो गया डबल तो फ्लक्स भी डबल, पर म्यूचुअल इंडक्टेंस सेम रहेगा। म्यूचुअल इंडक्टेंस एक्चुअल में डिपेंड करता है इस अरेंजमेंट पर, कि अरेंजमेंट कैसा है, कि जो दो कॉइल हैं वो कैसे रखी हैं, पैरेलल रखी हैं, कि ऐसे रखी हैं,
कि ऐसे रखी हैं, कि दूर रखी हैं, कि पास रखी हैं, इस बात पर डिपेंड करता है म्यूचुअल इंडक्टेंस। मान लो कोयल अभी तो ऐसे रखी है, कोयल अगर ऐसे रखी होती तो क्या फ्लक्स लिंक हो पाता सेकेंडरी कोयल में? नहीं हो पाता। इसके वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड बनती, इसके वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड बनती, वो मैग्नेटिक फील्ड इसके ऐसे जाती, किस पे जाती है? सरफेस से, सरफेस से जाती, तो इसके साथ फ्लक्स लिंक हो ही नहीं पाता। तो फ्लक्स लिंक हो नहीं हो पाता तो फ्लक्स जीरो हो जाता, फ्लक्स जीरो हो जाता तो कोई म्यूचुअल इंडक्टेंस नहीं आएगा, सॉरी कोई फ्लक्स नहीं, फ्लक्स जीरो आएगा तो कोई फ्लक्स का चेंज भी नहीं आएगा, और फ्लक्स का चेंज नहीं होगा तो कोई ईएमएफ नहीं आएगा, है ना। तो इसलिए ये जो म्यूचुअल इंडक्टेंस है किस बात पर डिपेंड करेगा? इट डिपेंड्स ऑन, लिखो, म्यूचुअल इंडक्टेंस डू नॉट डिपेंड ऑन coefficient of mutual inductance, coefficient of mutual inductance do not depend on flux and current, but it depends on arrangement of coils, arrangement of coils and separation of coils। अरेंजमेंट ऑफ कोयल में सब आ जाएगा, सेपरेशन ऑफ कोयल कैसा है, ओरिएंटेशन ऑफ कोयल कैसा है, कोयल ऐसे हैं कि ऐसे ओरिएंटेड है, एंड ओरिएंटेशन ऑफ कोयल, ओरिएंटेशन ऑफ कोयल, ठीक है। और नंबर ऑफ कोयल्स, नंबर ऑफ कोयल्स कितनी है, मान लो इसमें एक ही टर्न है, इसमें 1000 टर्न है, तो उस बात पे भी डिपेंड करेगा म्यूचुअल इंडक्टेंस। अरे पिछला जो हमारा म्यूचुअल इंडक्टेंस आया था वो क्या आया था? सेल्फ इंडक्टेंस जो आया था वो क्या आया था? म्यू नॉट एन स्क्वायर पाई आर स्क्वायर एल। देखो नंबर ऑफ टर्न्स पे डिपेंड कर रहा है, लेंथ पर डिपेंड कर रहा है, उसकी एरिया पर, है ना, मतलब ये कोयल का कितना बड़ा एरिया है उस बात पे भी डिपेंड करेगा, फ्लक्स तभी तो होगा, और मीडियम कौन सा है उस बात पर डिपेंड करेगा, तो ये है ना, मीडियम बिटवीन द कोयल पर डिपेंड करेगा, मीडियम बिटवीन द कोयल्स, तो इन चीज़ों पर डिपेंड करेगा, ना कि फ्लक्स और करंट पर। ठीक है, लिख लिया? अगर उल्टा करते ऐसे करें कि करंट इसमें दौड़ाएं, I2 बोलते हैं इसको, लिख लिया ना वैसे, करंट इसमें दौड़ाएं और फ्लक्स इस वाली कॉइल में देखें तो क्या होगा? तो हम कहेंगे मैग्नेटिक फ्लक्स इन प्राइमरी, मैग्नेटिक फ्लक्स इन प्राइमरी कॉइल, है ना, मैग्नेटिक फ्लक्स इन प्राइमरी कॉइल इज डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू करंट इन सेकेंडरी कॉइल, सेकेंडरी कॉइल। तो लिखेंगे मैग्नेटिक फ्लक्स इन प्राइमरी कॉइल इज डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू करंट इन सेकेंडरी कॉइल, तो हो जाएगा मैग्नेटिक फ्लक्स इन प्राइमरी कॉइल टोटल करंट इन सेकेंडरी कॉइल। अरे मैंने क्या कहा, इसमें करंट दौड़ाएं और इसमें फ्लक्स देखें, तो फिर इसमें करंट दौड़ाता। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, कॉन्सेप्ट के हिसाब से वही होता है, पर मैं बताता तुम्हें अभी इसको कंप्लीट करने के बाद, ठीक है। तो कोई बात नहीं, अभी बताएंगे, बात करेंगे उस पर। तो इसमें इसको हमने क्या माना था पहले? सेकेंडरी माना था ना, तो सेकेंडरी चलते हैं। तो इसको करंट दौड़ाएं और इसमें फ्लक्स देखें, तो ये सब आ जाएगा पूरी कहानी। तो ये जो डायरेक्ट प्रोपोर्शनल का साइन हटाएंगे तो म्यूचुअल इंडक्टेंस जो आएगा वो लिखेंगे कि म्यूचुअल इंडक्टेंस इन प्राइमरी कॉइल ड्यू टू करंट इन सेकेंडरी कॉइल, तो उसको क्या लिखेंगे? M12, और यहाँ पर आएगा M12 बराबर पाई अपॉन I2, है ना, ऐसे आ जाएगा। तो कहते हैं कि जो ये M12 आया और जो पहले क्या आया था M21 और अब आया M12, पहले वाला M21 जो था वो किस पे डिपेंड कर रहा था? इस अरेंजमेंट पे कि कोयल आपस में कैसे हैं, है ना, कोयल आपस में कैसे, उनका सेपरेशन कैसा है, मीडियम कैसा है, ओरिएंटेशन कैसा है, इस बात पे डिपेंड करेगा। और M12 भी किस पे डिपेंड करेगा? इसी बात पर, सेपरेशन पर, ओरिएंटेशन पर, नंबर ऑफ टर्न्स पे, इन बातों पे डिपेंड करेगा। तो दोनों के दोनों अरेंजमेंट पे डिपेंड करेंगे और दोनों का अरेंजमेंट सेम ही है,
अरे दो कॉइल्स का अरेंजमेंट सेम है, तो इसलिए कहते हैं जो M12 बराबर होता है वो M21 हो जाएगा। M12 बराबर क्या होगा, M12 होगा। तो कोई फर्क नहीं पड़ता, तुम इसको प्राइमरी बोलो, इसको सेकेंडरी बोलो, समझ रहे हो तुम। मतलब ये बात, रियल बात तो यही है कि जिसमें से करंट दौड़ेगा उसको क्या बोलेंगे, प्राइमरी, और जिसमें वो देखेंगे वो क्या होगा, सेकेंडरी। तो उस हिसाब से क्या आ जाएगा, M21 ही आएगा, और पर M12 और M21 तो इक्वल है ही पहले से ही, तो इसलिए उस बात पे कोई फर्क नहीं पड़ता। बाकी कंसेप्ट तो ये कहता है कि जिसमें करंट दौड़ाते हैं उसको क्या बोलेंगे, प्राइमरी, और जिसमें फ्लक्स का चेंज देखेंगे उसमें सेकेंडरी। बाकी तुम प्राइमरी इसको मानो चाहे प्राइमरी इसको मानो, आंसर सेम आएगा। चाहे प्राइमरी इसको मानो चाहे प्राइमरी इसको मानो, आंसर आपका सेम ही आएगा। इस कंसेप्ट का फायदा क्या है, इस कंसेप्ट का फायदा ये है, कई बार क्या होगा, तुम्हें दो कॉइल्स दी होंगी, एक में करंट डालकर दूसरे में म्यूचुअल इंडक्टेंस निकालना आसान होगा, और दूसरे में करंट डाल के पहले में म्यूचुअल इंडक्टेंस निकालना टफ होगा, लेकिन आंसर तो दोनों से ही सेम आता है। तो आंसर क्या आता है, दोनों से ही सेम आता है, तो इसलिए आप किसी में भी करंट डाल दो। पेपर में क्या करेगा क्वेश्चन, पेपर में क्वेश्चन ये करेगा कि जिससे टफ आएगा ना आंसर, वहां करंट की वैल्यू बता देगा कि यहाँ पे करंट की वैल्यू 2 एम्पेयर है फॉर एग्जांपल। तो तुम्हें क्या करना है, तुम्हें वो डायग्राम फिर से बनाना है, और जहां उसने करंट लिया है वहां ना लेके दूसरे वाले में करंट लेके आंसर निकाल देना। और क्योंकि दोनों का आंसर सेम ही आएगा, क्योंकि M12 और M21 क्या होगा, बराबर आएंगे। अभी मैं एग्जाम्पल देता हूँ, जब समझ आएगी वाली बात, ठीक है। इसके आगे और चलते हैं, यहाँ तक वो क्या था। इसके आगे है कि जो इंड्यूस ईएमएफ आएगा सेकेंडरी कॉइल में, इंड्यूस ईएमएफ इन सेकेंडरी कॉइल ड्यू टू करंट चेंज इन प्राइमरी कॉइल। अच्छा, यहाँ पे एक शब्द यूज होता है, ग्रोथ ऑफ करंट और डिके ऑफ करंट। करंट को ग्रो मतलब करंट स्ट्रांग हो रहा है, और डिके ऑफ करंट मतलब करंट घट रहा है। तो ये जो ईएमएफ आता है ये करंट को ग्रो नहीं होने देता और ना ही करंट को डिके होने देता है ना, कोशिश करता है। मतलब क्योंकि करंट ग्रो करेगा तो फ्लक्स इंक्रीज करेगा, तो फ्लक्स चेंज होगा, फ्लक्स चेंज नहीं होने देगा। करंट डिके करेगा तो फ्लक्स चेंज होगा, तो फ्लक्स को चेंज नहीं होने देगा। बस ये बात है। इंड्यूस ईएमएफ इन सेकेंडरी कॉइल ड्यू टू करंट चेंज इन प्राइमरी कॉइल। क्या आएगा बताओ, ईएमएफ इंड्यूस क्या आएगा, माइनस ऑफ सेकेंडरी कॉइल में इंड्यूस ईएमएफ हो रहा है, कितना आएगा E2 इक्वल टू माइनस ऑफ फ्लक्स किस में चेंज हो रहा है, बोलो कौन सा वाला फ्लक्स चेंज लेंगे। सेकेंडरी कॉइल वाला ही लेंगे भाई। इस वाली कॉइल में और इस वाली कॉइल में, इस वाले करंट है I1 और इसमें फ्लक्स लिंक हो रहा है Φ2। तो जो इसमें ईएमएफ आएगा वो किसके फ्लक्स के चेंज की वजह से, इसके फ्लक्स के चेंज की वजह से आएगा, इस वाले के फ्लक्स, इसमें से ईएमएफ आ रहा है ना, तो इसी के फ्लक्स के चेंज की वजह से आएगा। तो E2 बराबर dφ2/dt, लेकिन इसका फ्लक्स इसके वजह से आ रहा है, तो क्या लिखेंगे, माइनस ऑफ d/dt, और Φ2 की वैल्यू क्या लिख देंगे, Φ2 था ना यहाँ पे, Φ2 टोटल जो भी था, Φ2 की वैल्यू क्या लिख देंगे, M12 इंटू I2 नहीं, अच्छा मैंने चेंज कर दिया वो पुराना वाला, M21 इंटू I1, ये लिखा है ना तुमने। यस सर। फिर क्या होगा बताओ, सिंपल फॉर्मूला, E2 बराबर क्या है, E2 ईएमएफ किस में, सेकेंडरी कॉइल में, किस वजह से, सेकेंडरी कॉइल के फ्लक्स के चेंज की वजह से। और सेकेंडरी कॉइल में फ्लक्स का चेंज किसके वजह से हो रहा है, फर्स्ट की वजह से, फर्स्ट के अंदर करंट के चेंज की वजह से। तो इसलिए करंट चेंज होगा फर्स्ट में, करंट चेंज होगा फर्स्ट में, ईएमएफ आएगा सेकेंडरी कॉइल में, क्योंकि फ्लक्स भी चेंज हो रहा है किसमें, सेकेंडरी कॉइल में। तो E2 बराबर, अच्छा M21 क्या है, M2 अरेंजमेंट। तो क्या करंट चेंज होने से, क्या टाइम के साथ अरेंजमेंट तो चेंज हो नहीं रहा, कॉइल ऐसे तो ऐसे ही रखी है, ऐसा तो नहीं है, कॉइल ऐसे हो जा रही है, ऐसे हो जा रही है, ऐसे हो जा रही है, तो अरेंजमेंट सेम है, तो M21 तो बाहर आ जाएगा, माइनस बाहर, और di1/dt। तो दिस इज EMF induced in secondary coil due to, ये क्या होगा, करंट चेंज इन प्राइमरी कॉइल।
और दिस इज म्यूचुअल इंडक्टेंस, कोफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस ऐसे लिखूं, कोफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ द अरेंजमेंट लिख सकते हैं वैसे एक्चुअल में। तो कोफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस कभी प्राइमरी सेकेंडरी का थोड़ी होता है, वो तो उस अरेंजमेंट का हो रहा है, किसी को भी प्राइमरी मान लो, किसी को भी सेकेंडरी मान लो, है ना। कोफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ द अरेंजमेंट ऑफ टू कॉइल्स। तो ये जो दो कॉइल्स दी हुई हैं, कॉइल 1 कॉइल 2, उनके अरेंजमेंट का जो म्यूचुअल इंडक्टेंस होगा वो ये होगा। अब वो कोई सा भी प्राइमरी मान सकते हैं, कोई सा भी सेकेंडरी मान सकते हैं। ऐसे 3 तरह के क्वेश्चन है, वो होते ही खत्म ये म्यूचुअल इंडक्टेंस टॉपिक। ठीक है, लिखो। ठीक है, यहाँ से डेफिनेशन निकाल सकते हैं इसकी म्यूचुअल इंडक्टेंस की। क्या होगी? म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ द अरेंजमेंट ऑफ टू कॉइल्स कितना हो जाएगा? E2 अपॉन DI अपॉन DT। और हम वैल्यू की बात कर रहे हैं म्यूचुअल इंडक्टेंस, तो प्लस माइनस लगाने की जरूरत है नहीं। और अगर हम मान लें DI अपॉन DT है 1 एम्पियर पर सेकेंड, तो क्या हो जाएगा? E2 और ये 1 हो जाएगा, तो म्यूचुअल इंडक्टेंस किसके बराबर हो जाएगा? EMF के बराबर। तो हम कह सकते हैं म्यूचुअल इंडक्टेंस इन सेकेंडरी कॉइल ड्यू टू करंट चेंज इन प्राइमरी कॉइल इज न्यूमेरिकली इक्वल टू the induced EMF in secondary coil when the current change in the primary coil is 1 ampere per second। ठीक है, तो क्या लिखेंगे? लिख लो, yes, तो इसको लिखेंगे म्यूचुअल इंडक्टेंस इन सेकेंडरी कॉइल ड्यू टू करंट चेंज इन प्राइमरी कॉइल, है ना। तो क्या लिखेंगे? म्यूचुअल इंडक्टेंस, कोफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस, कोफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस in secondary coil due to current change in primary coil is numerically, मतलब न्यूमेरिकली इक्वल मतलब
कि अगर पोटेंशियल डिफरेंस इंड्यूस ईएमएफ आ रहा है 10 वोल्ट, तो म्यूचुअल इंडक्टेंस आएगा 10 हेनरी। मतलब वो वैल्यू इक्वल नहीं, मतलब वैल्यू तो इक्वल है पर यूनिट्स थोड़ी इक्वल हो जाएंगे। ये 10 वोल्ट आ रहा है तो मतलब इनका नंबर सेम रहेगा, जो इसका नंबर आ रहा है वही इसका नंबर आएगा। 10 वोल्ट आ रहा है तो इसका 10 हेनरी आएगा। तो म्यूचुअल इंडक्टेंस इन सेकेंडरी कॉइल इज ड्यू टू करंट चेंज इन प्राइमरी कॉइल इज न्यूमेरिकल इक्वल टू द इंड्यूस्ड ईएमएफ। in secondary coil. हाँ, इंड्यूस्ड ईएमएफ इन सेकेंडरी कॉइल When current flow when current change in primary coil is 1 ampere per second. when current change in primary coil is 1 ampere per second। ये किसका वो है, सैमसंग है ये? अरे जो ये मैसेज आया किसका किसका है ये, मतलब कौन से फोन का होता है? सुना वीवो का है। पानी निकाले, 2-3 बोतल निकालो आराम से। एक ऊपर दे दो, ये वाले वो कहीं बिखरे हो बटन, वो टूटा वूटा। ठीक है, लिख लिया फास्ट, वेरी फास्ट। अब आ जाते हैं पहले क्वेश्चन पे। 3 क्वेश्चन है इसके बस। अब फिर से बताए तो अरेंजमेंट का म्यूचुअल इंडक्टेंस होता है प्राइमरी कोइल से मान सकते हो। अंदर वाले एक कोइल को प्राइमरी मारो, दूसरे को सेकेंडरी मारो, जो आंसर आएगा तो दूसरे वाले को प्राइमरी मारो, पहले वाले को सेकेंडरी मानो, तो भी वही आंसर आएगा। चेक भी कर सकते हैं, ये पहले क्वेश्चन में तो नहीं चेक कर पाएंगे पर सेकंड क्वेश्चन में चेक कर सकते हैं। सेकंड क्वेश्चन ऐसा ही है कि कैसे ही चेक कर लो। तो क्वेश्चन है भाई, ये हो गया अपना मतलब कोइल 1 या कोइल 2 जो भी है, इसमें जा रहा है करंट आई, या दूसरे में मान सकते हैं करंट आई। सेंटर पर एक छोटा सा कोइल है, सेंटर पर एक छोटा सा कोइल है जिसका रेडियस है आर, और बड़े वाले कोइल का रेडियस है कैपिटल आर। इसमें करंट जा रहा है, मान लो क्वेश्चन पता क्या कहेगा, क्वेश्चन कहेगा करंट जा रहा है इसमें से आई। ठीक है, क्या कहेगा क्वेश्चन, करंट जा रहा है इसमें से आई। तो इस करंट की वजह से क्या मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बनेंगी, वो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस यहाँ भी बनेंगे और अंदर भी बनेंगी। तो इस बाहर वाली कॉइल में मैग्नेटिक फ्लक्स बनेगा, बाहर वाली कॉइल में क्या बनेगा, मैग्नेटिक फ्लक्स। तो ये वाला करंट अगर चेंज होगा तो बाहर वाली कॉइल का मैग्नेटिक फ्लक्स भी चेंज होगा, तो बाहर वाली कॉइल में इंड्यूस ईएमएफ आएगा, तो बाहर वाले इंड्यूस ईएमएफ आएगा, तो फिर हम वहाँ से म्यूचुअल इंडक्टेंस की वैल्यू बताओ। मान लो म्यूचुअल इंडक्टेंस की वैल्यू कैसे निकलेगी, सीधी बात है, म्यूचुअल इंडक्टेंस होता है फ्लक्स लिंक इन सेकेंडरी कॉइल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ऑफ करंट इन प्राइमरी कॉइल। तो फ्लक्स लिंक इन सेकेंडरी कॉइल इक्वल टू डायरेक्ट प्रोपोर्शनल का साइन हटाएंगे, म्यूचुअल इंडक्टेंस सेकेंडरी कॉइल ड्यू टू करंट इन प्राइमरी कॉइल। यही तो होता है। तो बस हमें यही करना है, हमें क्या निकालना है, फ्लक्स निकालना है सेकेंडरी कॉइल में प्राइमरी करंट की वजह से, चेंज की वजह से तो ईएमएफ आता है, प्राइमरी करंट की वजह से हमें क्या निकालना है, सेकेंडरी कॉइल में फ्लक्स निकालना है। अब यही देखना है कि कौन से में करंट डाल के फ्लक्स आसानी से निकल सकता है। मान लो मैंने करंट डाल दिया इसमें, तो क्या इसके करंट की वजह से क्या मैग्नेटिक फील्ड होगा, अंदर भी होगा और बाहर भी होगा। बाहर वाली कॉइल में तुम्हें फ्लक्स निकालना है, इसको मान लिया प्राइमरी कॉइल और इसको मान लिया सेकेंडरी कॉइल। तुम बताओ क्या सेकेंडरी कॉइल में फ्लक्स निकाल सकते हो? ओके, निकालोगे तो कितना होगा, सेकेंडरी कॉइल ये बाहर वाली मान लेते हैं और प्राइमरी कॉइल मान लेते हैं अंदर वाली। बताओ करंट है इसमें, इसके वजह से मैग्नेटिक फील्ड आएगा। अब जितना भी तुमने मैग्नेटिक फील्ड पढ़ा है करंट कैरिंग वायर का, से पूरा नॉलेज यूज करो,
और बताओ इस वाली कोयल के अंदर कितना मैग्नेटिक फील्ड होगा, ताकि हम इस वाली कोयल का मैग्नेटिक फ्लक्स निकाल सकें, क्योंकि हम इसको मान रहे हैं सेकेंडरी कोयल और इस वाली कोयल को क्या मान रहे हैं, प्राइमरी कोयल। बताओ बी होगा, वो बी की वैल्यू क्या होगी बता सकते हो? यहाँ पर क्या होगी, यहाँ क्या होगी, यहाँ क्या होगी, यहाँ क्या होगी? तुम्हें सर्कुलर वायर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू कहाँ पता है? वो कहाँ की पता है? सेंटर की। मतलब यहाँ की मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू पता है तुम्हें, क्या इसके अलावा कहीं और की पता है? एक मिनट। हेलो, हाँ जी बोलिए। क्या? मैं अभी ट्यूशन पढ़ा रहा हूँ अभी। हाँ ठीक, मैं 5-10 मिनट बाद बताता हूँ। हाँ तो करंट इसमें, इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड तुम्हें तो बस सेंटर पे पता है, और ये बहुत छोटी कोयल तुम मान सकते हैं यहाँ से यहाँ तक हर जगह जो मैग्नेटिक फील्ड है उससे सेम होगा। लेकिन हमें मैग्नेटिक फ्लक्स किस वाली कोयल के लिए निकालना है? तो उसके लिए तो भाई यहाँ भी मैग्नेटिक फील्ड पता होना चाहिए, यहाँ भी पता होना चाहिए, यहाँ भी पता होना, यहाँ सब हर जगह पता होना चाहिए। लेकिन इसके वजह से हम मैग्नेटिक फील्ड सिर्फ यहाँ 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 पता लगा पा रहे हैं, बाहर कितना है हमें नहीं पता, है तो सही पर कितना है ये नहीं पता। तो इसलिए इस वाले क्वेश्चन में क्या करेंगे, हम करंट अंदर ना मान के, क्वेश्चन आपको करंट अंदर दे देगा, तुम्हें क्या कर लेना है, उस करंट को बाहर रख देना है और अब निकालना मैग्नेटिक फ्लक्स। अब इसको क्या मान लिया तुमने, प्राइमरी कॉइल, और इसको क्या मान लिया, सेकेंडरी कॉइल। तो फ्लक्स किसके साथ निकालना है, प्राइमरी के साथ या सेकेंडरी के साथ? प्राइमरी में करंट माना है तो सेकेंडरी में फ्लक्स निकालना है। तो सेकेंडरी में फ्लक्स निकालने के लिए तुम्हें सेकेंडरी के अंदर का मैग्नेटिक फील्ड पता होना चाहिए। क्या इस करंट कैरिंग वायर की वजह से तुम्हें सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड पता है? और ये कॉइल इतनी छोटी है, क्वेश्चन में कहा होगा कि R इज वेरी 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 लेस देन कैपिटल R। मैंने तुमसे कहा था जब मैं क्वेश्चन करा रहा था कि आगे जाके क्वेश्चन आएगा, फ्लक्स का जब क्वेश्चन कराया था मैंने, ये वाला एक भी क्वेश्चन कराया था, है ना? तो वो क्वेश्चन यहाँ है। तो क्या होगा बताओ, मैग्नेटिक फ्लक्स, मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड स्मॉलर कॉइल या सेकेंडरी कॉइल, चलो हमने लिख दिया ना तो ठीक है, सेकेंडरी कॉइल। तो मैग्नेटिक फील्ड कितना है सेकेंडरी कॉइल के अंदर, म्यू नॉट I अपॉन 2 कैपिटल R स्मॉल R, कैपिटल R आएगा, क्योंकि बड़े वाले कॉइल की वजह से इसके सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड कितना होता है, म्यू नॉट I अपॉन 2 कैपिटल R, मतलब उसी कॉइल का रेडियस, उसी कॉइल का रेडियस वो होता है इस जगह पे मैग्नेटिक फील्ड। किस तरफ होगा मैग्नेटिक फील्ड, बाहर की तरफ, बाहर की तरफ, है ना? ये मैग्नेटिक फील्ड होगा। और क्योंकि ये कॉइल बहुत छोटी है, कहा हुआ है इसने R इज वेरी वेरी, तो हम पूरे कॉइल पर यहाँ से यहाँ तक हर जगह हम मान सकते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू वही है जो सेंटर पर है, क्योंकि बहुत कॉइल छोटे हैं, ज्यादा डिफरेंस तो आएगा नहीं इनमें, इसके और इसकी मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू में, क्योंकि बहुत छोटे कॉइल है। तो हर जगह मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू सेम मान सकते हैं। तो क्या हम छोटी कॉइल में मैग्नेटिक फ्लक्स निकाल सकते हैं? बिल्कुल निकाल सकते हैं। तो क्या आएगा बोलो, मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक विद सेकेंडरी कॉइल, है ना? हाँ, विद सेकेंडरी कॉइल, विद सेकेंडरी कॉइल। अच्छा, ये मैंने लिखा मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड सेकेंडरी कॉइल, और ये मैग्नेटिक फ्लक्स फील्ड बन किसके वजह से है, ड्यू टू प्राइमरी कॉइल, है ना? ये लिख लेते हैं, ड्यू टू प्राइमरी कॉइल। तो इस प्राइमरी कॉइल के करंट के वजह से सेकेंडरी कॉइल के अंदर मैग्नेटिक फील्ड बन रहा है। तो मैग्नेटिक फ्लक्स जो लिंक हो रहा है सेकेंडरी कॉइल में, वो कितना आएगा, कितना मैग्नेटिक फील्ड बन रहा है, वो B इंटू एरिया ऑफ सेकेंडरी कॉइल, एरिया ऑफ सेकेंडरी कॉइल। सेकेंडरी कॉइल छोटी है ना, तो उसका एरिया, चलो छोड़ो, BA ले लेते हैं, BA, और cos थीटा कितना आएगा, थीटा के 0, क्योंकि एरिया वेक्टर बाहर की तरफ, B वेक्टर बाहर की तरफ हो जाएगा। बताओ B के लिए क्या रखें, तो फ्लक्स इन सेकेंडरी कॉइल, ये लिखा म्यू नॉट I अपॉन 2R इंटू में एरिया, बताओ क्या लिखेंगे, कैपिटल R स्क्वायर। अरे समझ आए, स्मॉल R स्क्वायर क्यों आएगा, क्योंकि ये कॉइल है, ये हो जाएगा।
तो फ्लक्स लिंक विद सेकेंडरी कॉइल। अगर मान लो यहाँ n टर्न्स होती तो टोटल फ्लक्स के लिए क्या करते, n से मल्टीप्लाई कर देते, और कुछ नहीं, n से मल्टीप्लाई कर देते। अब क्या फॉर्मूला है, ये है कि जो सेकेंडरी कॉइल में फ्लक्स आता है वो इक्वल टू होता है, अच्छा पहले तो इसको देखो, पहले फॉर्मूले को, म्यू नॉट अपॉन 2r इंटू पाई आर स्क्वायर इंटू में आई, यही है। अरे ये तो फॉर्मूला है, और हमें यहाँ पे पता है जो सेकेंडरी कॉइल में फ्लक्स आता है ड्यू टू करंट इन प्राइमरी कॉइल, I1 ही बोल दो इसको, I1 बोल दो ताकि करंट ऐसा लगे करंट इन प्राइमरी कॉइल है, क्या लगे, ताकि करंट इन प्राइमरी कॉइल है। तो वो आता है म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ सेकेंडरी कॉइल विद रिस्पेक्ट टू प्राइमरी कॉइल इनटू में करंट इन प्राइमरी कॉइल, दोनों को कंपेयर करेंगे तो क्या हो जाएगा बताओ, म्यूचुअल इंडक्टेंस कितने आ जाएगा, म्यू नॉट पाई आर स्क्वायर अपॉन 2r, ये आ गया मान लो M21। लेकिन करंट तो उसने अंदर वाले में दिया था, हमने करंट बाहर वाले में ले लिया और फिर म्यूचुअल इंडक्टेंस निकाला, कोई बात नहीं, करंट अगर अंदर वाले में होता और हम बाहर वाले के फ्लक्स निकाल के म्यूचुअल इंडक्टेंस निकालते तो भी यही आता, क्योंकि M21 और M12 क्या होते हैं, बराबर होते हैं, ठीक है। तो दिस इज द वैल्यू ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस। अब देखो ये किस किस चीज पर डिपेंड कर रहा है, क्या मीडियम पर डिपेंड कर रहा है, कॉइल की रेडियस पर डिपेंड कर रहा है, कितनी बड़ी कॉइल है, दूसरे वाले कॉइल के रेडियस पर डिपेंड कर रहा है ना, कॉइल्स पर डिपेंड कर रहा है, और उस पर डिपेंड नहीं कर रहा, किस पर डिपेंड नहीं कर रहा, करंट और फ्लक्स पर डिपेंड नहीं कर रहा, ठीक है। अच्छा ये ध्यान देने वाली बात है, ऊपर है छोटा वाला एरिया और नीचे है बड़ा वाला रेडियस, तो ये आ जाएगा फॉर्मूला, ठीक है। आसान सा क्वेश्चन है, कोई ज्यादा टफ नहीं है, ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, दिखाने को बुक है एनसीईआरटी देना। यही है, म्यू नॉट पाई आर स्क्वायर अपॉन 2, इसने R1 R2 लिया, हमने स्मॉल r लिया, छोटा वाला एरिया, चाहे तो याद कर सकते हैं इस वैल्यू को, लर्न काम है, इंपॉर्टेंट एरिया, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये फ्लक्स तो पहले ही निकलवा दिया था तुम्हें, याद, शुरुआत में जब चैप्टर की शुरुआत करी थी तब, हाँ तभी निकलवा दिए थे ये वाला फ्लक्स तो। ठीक है, लिख लिया। अभी बताओ, लिख लिया, नेक्स्ट 3 है, दूसरा वाला 2 तरीके से कर सकते हैं भाई, ये वाला तुम अंदर में करंट रख के, सॉरी बाहर करंट रख के तो निकाल सकते हो, लेकिन अंदर करंट रख के नहीं निकाल सकते, और चेक भी नहीं कर सकते भाई आंसर सेम आ रहा है नहीं आ रहा। सेकंड वाला जो क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ ये दोनों तरह से कर सकते हो, बाहर करंट रखो अंदर करंट रखो, दोनों तरह से ही आंसर सेम आएगा। हो गया। अब है म्यूचुअल इंडक्टेंस
बिटवीन टू सोलिनॉइड्स, दो सोलिनॉइड्स के बीच का म्यूचुअल इंडक्टेंस देखना है। मान लो भाई एक सोलिनॉइड ऐसे है, बड़ी सोलिनॉइड, और दूसरा सोलिनॉइड ऐसे है। ठीक है, ये अरेंजमेंट है। ऐसा ही इसलिए बनाया ताकि थोड़ा डायग्राम सही रहे। दोनों की लेंथ सेम मानी है L, दोनों की लेंथ सेम मानी L। अंदर वाला जो सोलिनॉइड है उसकी रेडियस मान ली स्मॉल r, और बाहर वाला सोलिनॉइड है उसकी रेडियस मान ली कैपिटल R। तो ये कंफ्यूजन है क्या माने स्मॉल r कैपिटल R। ठीक है, अच्छा अंदर वाला सोलिनॉइड है उसमें नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ है N1, बाहर वाले सोलिनॉइड में है N2। ठीक है, N1 N2, और क्या होता है I तो किसी में मान सकते हैं, बहुत कोई नहीं। N1 N2, कैपिटल N N1, इसको मान लेते कैपिटल N1 और इसका मान लेते कैपिटल N2, और लेंथ तो दोनों की सेम ही है, उसकी स्मॉल r उसकी कैपिटल R। तो लिख सकते हो R क्या है, कैपिटल R क्या है, N1 क्या है, N2 क्या है, और कैपिटल N1 क्या है और कैपिटल N2 क्या है, लिख लोगे खुद। R इज रेडियस ऑफ स्मॉल सोलिनॉइड, मतलब स्मॉल सोलिनॉइड के क्रॉस सेक्शनल एरिया का रेडियस है, और ये हो गया बड़े वाले सोलिनॉइड के क्रॉस सेक्शनल एरिया का रेडियस कैपिटल R। इसमें हो गए स्मॉल सोलिनॉइड के नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, बड़े वाले सोलिनॉइड के नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। कैपिटल N1 हो गया टोटल नंबर ऑफ टर्न्स इज स्मॉल सोलिनॉइड, ये कितने टर्न्स हैं 1 2 3 ऐसे, और इसमें टोटल नंबर ऑफ टर्न्स है उसको हमने कैपिटल N2 माना है। तो हम यहाँ से ये भी लिख सकते हैं कि भाई N1 जो होगा, सॉरी स्मॉल N1 जो होगा वो होगा कैपिटल N1 अपॉन L, और N2 जो होगा वो क्या होगा कैपिटल N2 अपॉन L। ठीक है, ये भी हो जाएगा। अब आते हैं इस अरेंजमेंट में। तो बताओ किस वाले में करंट माने, पहले थोड़ा आसान वाला मानते हैं, दूसरा वाला भी कर लेंगे, है ना। अच्छा ये फिर से करो, फिर से भाई R1 वेरी वेरी ग्रेटर देन R। ठीक है, आई थिंक हो पाएगा, नहीं तो हाँ हो जाएगा। बड़े वाले में मान ले करंट, बड़े वाले में मान लेते हैं करंट। तो बड़े वाले सोलिनॉइड को क्या मान लिया, प्राइमरी सोलिनॉइड, इसको मान लिया प्राइमरी सोलिनॉइड, और छोटे वाले को मान लिया सेकेंडरी सोलिनॉइड। ठीक है, तो क्या करते हैं सबसे पहले, क्या कर वो है, सबसे पहले करंट के वजह से निकालते हैं मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड से क्या निकालते हैं मैग्नेटिक फ्लक्स, प्राइमरी कोयल के करंट के वजह से निकालते हैं मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड, और मैग्नेटिक फील्ड की वजह से मैग्नेटिक फ्लक्स किस में, सेकेंडरी कोयल में। यही कंसेप्ट करना है, पहले I1 से निकालना है B1, और B1 से क्या निकालना है कि वो B1 कितना मैग्नेटिक फ्लक्स जनरेट कर रहा है सेकेंडरी कोयल में। ठीक है, तो बताओ जल्दी से, करंट फ्लक्स निकालते हैं एक कोयल में, और देन निकालेंगे फ्लक्स इन सेकेंडरी कोयल टोटल, एक कोयल में कितना है तो टोटल कितना होगा। बताओ करंट सॉरी मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू, किसके वजह से मैग्नेटिक फील्ड निकालेंगे बताओ, फर्स्ट वाले की वजह से। भाई करंट जिसमें माना है उसी की वजह से मानेंगे, I1 बोल देते हैं इसको, अच्छा I2 बोल देते हैं, I2 बोल I1 I बोल दो। तो मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू बिगर सोलिनॉइड, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू बिगर सोलिनॉइड इज इक्वल टू, हमने उसको बोल दिया B1, या B1 छोड़ो, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू
बिगर सोलेनोइड कितना होगा बताओ? बी बराबर कितना होगा? म्यू नॉट स्मॉल एन आई, बड़ा सोलेनोइड है ना, एन कितना है उसमें? N2 और करंट कितना है? आई। आई। बोलो। अरे मैग्नेटिक फील्ड इस वाले सोलेनोइड की वजह से म्यू नॉट एन आई, एन कितना है उसका? N2 और करंट आई है। अब ये जो मैग्नेटिक फील्ड होगा ये कहाँ होगा? ये पूरे उसमें, पूरे इसमें। इसमें होगा ना हर जगह। बोलो पूरे इसमें होगा और यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड होगा। यस सर। ठीक है, अब हमें मैग्नेटिक फ्लक्स निकालना है। देखो करंट की वजह से निकाला मैग्नेटिक फील्ड, ये तो निकल गया हमारा। अब इसकी वजह से क्या निकालना है? मैग्नेटिक फ्लक्स। और किस में निकालना है? सेकेंडरी कॉइल में। सेकेंडरी कॉइल कौन सी हमारी? स्मॉलर सोलेनोइड। तो क्या लिखोगे बताओ? मैग्नेटिक फ्लक्स इन वन कॉइल ऑफ स्मॉलर सोलेनोइड। स्मॉलर सोलेनोइड के एक कॉइल में, ये मान लो एक कॉइल है, इस एक कॉइल में कितना मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक होगा? और वो मैग्नेटिक जो फ्लक्स लिंक होगा, उस मैग्नेटिक फ्लक्स के लिए जो मैग्नेटिक फील्ड बनाया है वो किसने बनाया है? इस वाले ने, है ना भाई। इसने मैग्नेटिक फील्ड बनाया है बड़े वाले सोलेनोइड ने, और उस मैग्नेटिक फील्ड में ये आ गया, तो इसके अंदर कितना मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक होगा? तो क्या आएगा बताओ? क्या लिखेंगे? मैग्नेटिक फ्लक्स इन वन कॉइल। अच्छा, प्राइमरी कॉइल, प्राइमरी है ना। हाँ, मैग्नेटिक फ्लक्स इन प्राइमरी कॉइल। प्राइमरी कॉइल तो उसको मानते हैं ना, ये सेकेंडरी कॉइल, सेकेंडरी कॉइल। हाँ, मैग्नेटिक फ्लक्स ये है मैग्नेटिक फ्लक्स इन वन कॉइल। वन कॉइल का मतलब यहाँ पे एक दो तीन 100 कॉइल है मान लो, तो हम एक कॉइल में कितना फ्लक्स निकालेंगे? इन वन कॉइल ऑफ सेकेंडरी नहीं, कहाँ पे? मैग्नेटिक फ्लक्स इन वन कॉइल ऑफ सेकेंडरी सोलेनोइड। हाँ, ऐसे लिख सकते हो, वन कॉइल ऑफ स्मॉलर सोलेनोइड या फिर सेकेंडरी सोलेनोइड। और सेकेंडरी सोलेनोइड कौन सा माना है हमने? स्मॉलर वाला। तो बताओ सेकेंडरी सोलेनोइड के एक कॉइल में कितना मैग्नेटिक फ्लक्स होगा? देखो ध्यान से, ये है वो सोलेनोइड का कॉइल, और मैग्नेटिक फील्ड कैसा है यहाँ पे? ऐसा भी है, ऐसा भी है, ऐसा भी है, ऐसा भी है, यूनिफॉर्म है ना। और ये कहाँ तक है? कितने एरिया में है ये? बोलो कितने एरिया में? कैपिटल आर वाले रेडियस के एरिया में। अरे इस पूरे में है ना ये वाला मैग्नेटिक फील्ड, तो पूरे में। लेकिन हम कितने में मैग्नेटिक फ्लक्स देख रहे हैं? केवल इसमें मैग्नेटिक फ्लक्स देख रहे हैं। तो हमें कौन से वाले मैग्नेटिक फील्ड से मतलब है? इस वाले से ही मतलब है। यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड है, यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड है उससे हमें मतलब नहीं है। हमें तो सिर्फ इतने वाले मैग्नेटिक फील्ड देखना है। तो इस इतने वाले मैग्नेटिक फील्ड क्या इतना ही है? क्योंकि पूरे में मैग्नेटिक फील्ड सेम ही तो होता है। तो क्या लिखेंगे? मैग्नेटिक फील्ड कितना है वो। अब एरिया कौन सा वाला लेंगे? स्मॉलर रिंग का एरिया लेंगे, एरिया इंटू cos 0। तो बताओ मैग्नेटिक फील्ड कितना लेंगे? म्यू नॉट N2I। वेरी गुड। और एरिया कौन सा लेंगे? पाई स्मॉल r स्क्वायर और cos 0 1। ठीक है, ये तो कितने कॉइल का वो हुआ मैग्नेटिक फ्लक्स? एक कॉइल का। अब टोटल मैग्नेटिक फ्लक्स इन ऑल कॉइल्स ऑफ सेकेंडरी सोलेनोइड या स्मॉलर सोलेनोइड, तो सभी कॉइल्स में कितना आएगा? ये तो एक कॉइल का हुआ, 1 2 3 ऐसे, स्मॉल एन नहीं है, कैपिटल N1। बोलो, इसको 5 वो बोल देता है ना। हाँ, जो भी क्या बोलेंगे इसको, किसका बोला है? नंबर ऑफ टर्न्स क्या माना है? N1 माना है ना। तो N1 इंटू में एक कॉइल में कितना है? म्यू नॉट N2I इंटू पाई आर। ठीक है, ये आ जाएगा। और N1 की वैल्यू रख दो इन टर्म्स ऑफ स्मॉल n1। बोलो क्या होगी? N1 इंटू L, N1 इंटू L। अरे N1 इंटू L है, वहां पे देखो, म्यू नॉट N2I इंटू पाई आर स्क्वायर। तो क्या फॉर्मूला हो जाएगा बोलो? म्यू नॉट N1 N2
और पाई आर स्क्वायर एल इंटू में आई। तो दिस इज द टोटल फ्लक्स, और हमें पता है टोटल फ्लक्स बराबर क्या होता है। टोटल फ्लक्स जो होता है वो होता है, इसको हम लिख सकते हैं m इंटू में आई इक्वल टू म्यू नॉट n1 n2 पाई आर स्क्वायर एल इंटू में आई। अरे ये तो फ्लक्स बराबर m इंटू आई होता है, वहां से देखो ऊपर ऊपर, तो आई से आई कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ से म्यूचुअल इंडक्टेंस आ गया इन दोनों के, म्यू नॉट n1 n2 पाई आर स्क्वायर एल। तो पिछली बार क्या फॉर्मूला आया था सेल्फ इंडक्टेंस का सोलेनोइड का, म्यू नॉट एन स्क्वायर इंटू वॉल्यूम, और यहाँ ध्यान दो ये भी यही है, म्यू नॉट वहां तो एक ही था तो उसी को एन स्क्वायर ले ले, यहाँ दो है तो n1 इंटू n2, और एरिया कौन सा वाले लेना है, ये छोटे वाले का, छोटे वाले का एरिया पाई आर स्क्वायर, यानी छोटे वाले सोलेनोइड का वॉल्यूम। तो ये हो गया तुम्हारा, याद भी हो सकता है फॉर्मूला, बिल्कुल आसानी से याद हो सकता है। तो ये है म्यू नॉट n1 n2 पाई आर स्क्वायर इंटू में एल। ये तो इस तरीके से करा हमने, उल्टे तरीके से क्या होगा, करंट किस में लेंगे फिर, करंट बड़े छोटे वाले कॉइल में लेंगे करंट। छोटे वाले कॉइल में अगर करंट लेंगे और उसके वजह से फ्लक्स निकाल लेंगे बड़े वाले कॉइल में, तो कैसे निकालेंगे बताओ, बताओ छोटे वाले कॉइल में करंट लेंगे तो करंट फ्लक्स बड़े वाले कॉइल में कैसे निकालेंगे, है ना, करके आना, कल कराएंगे फिर। सर मैंने पहले ही निकाल लिया था, ये मेरा लगभग ये है, तो बस n1 कैपिटल n1 को n1 पुट करके हो जाए, ठीक है। तो आपके लिए होमवर्क है, अब आपको क्या करना, उल्टा करना। क्या उल्टा करना है, अभी हमने किस में करंट माना था, बड़े वाली कॉइल में, और फ्लक्स निकाला था छोटे वाली कॉइल में। अब उल्टा करना है, करंट रखना है आपको छोटे वाली कॉइल में, और फ्लक्स किस में निकालना है, बड़े वाले कॉइल में। और एक बार उसकी प्रॉपर्टी पढ़ लेना कि भाई सोलेनोइड की मैग्नेटिक फील्ड होती कैसी है, सोलेनोइड की मैग्नेटिक फील्ड कैसी होती है, वहां से आपको आइडिया मिल जाएगा इसमें क्या प्रॉपर्टी यूज होगी। आंसर यही आएगा, सेम ही आंसर आएगा, कुछ भी रख लो, उसमें करंट रखो चाहे इसमें करंट रखो, यही आंसर आएगा, ठीक है। इसकी फोटो खींच लो या लिखना चाहो लिख लो जल्दी से। ठीक है, वो होमवर्क है जरूर करना उसको। इसको बंद कर दो।